पता है, इतिहास में ना कुछ कहानियां बिल्कुल ऐसी हैं जो मतलब कहीं खो सी जाती हैं, किताबों के पन्नों में दब जाती हैं। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही योद्धा रानी की कहानी पर बात करने वाले हैं, जिनके बारे में अगर यूरोप में पता होता तो आज शायद उन पर कई फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी होती। इसमें कोई शक नहीं। एक ऐसी रानी जिसने अपने एक छोटे से राज्य से उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत को चुनौती दी थी। और सिर्फ चुनौती ही नहीं दी, बल्कि दशकों तक उन्हें अपने तट से दूर रखा। ये कहानियां इसलिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये इतिहास की उस धारणा को तोड़ती हैं जो कहती है कि इतिहास सिर्फ बड़े बड़े साम्राज्य लिखते हैं। हाँ, या ताकतवर विजेता लिखते हैं। बिल्कुल। कभी कभी इतिहास का सबसे बड़ा प्रतिरोध उन कोनों से आता है जहाँ किसी की नजर तक नहीं होती। तो आज हम 16वीं शताब्दी की रानी अब्बाका चोटा के बारे में गहराई से जानेंगे। हमारी आज की चर्चा का आधार एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट है जो उनके जीवन और उनके अविश्वसनीय संघर्ष पर रोशनी डालती है। अच्छा। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कर्नाटक के एक छोटे से तटीय राज्य उल्लाल की रानी ने पुर्तगालियों का, वो भी दशकों तक, सामना किया, और उनकी रणनीति में ऐसा क्या खास था जिसने एक सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और चर्चा शुरू करने से पहले ना उस दौर को समझना बहुत जरूरी है। 16वीं सदी में पुर्तगाली सिर्फ व्यापारी बनकर नहीं आए थे। नहीं, उनका मिशन साफ था। हाँ, उनका मिशन साफ था। मसालों के पूरे समुद्री व्यापार पर कब्जा करना। वो भारत के पश्चिमी तट पर एक के बाद एक बंदरगाहों पर नियंत्रण कर रहे थे। उनका तरीका बहुत क्रूर और सीधा था। वो कार्ता सिस्टम है ना? जी, उन्होंने कार्ताज नाम का एक सिस्टम लागू किया था। मतलब किसी भी भारतीय जहाज को अरब सागर में जाने के लिए पुर्तगालियों से एक लाइसेंस लेना होगा और टैक्स भी चुकाना होगा। जो राजा या व्यापारी ऐसा नहीं करता था, उसके जहाज डुबो दिए जाते, बंदरगाह जला दिए जाते। इसी आतंक और डर के माहौल में रानी अब्बक्का ने उल्लाल की सत्ता संभाली थी। चलिए तो रानी अब्बक्का की कहानी से ही शुरू करते हैं। वो कौन थी? उनकी परवरिश कैसे हुई? उनका जन्म उल्लाल के चोटा राजवंश में हुआ था, जो एक खास परंपरा का पालन करते थे, अलिया संतन। मतलब मातृवंशीय परंपरा? हाँ, मातृवंशीय परंपरा। सत्ता राजा के बेटे को नहीं बल्कि उसकी भांजी या भांजे को मिलती थी। अब्बक्का को उनके मामा ने ही सिंहासन के लिए तैयार किया था। और ये बात बहुत जरूरी है, ये मातृवंशीय परंपरा सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं थी। इसका असर उनकी परवरिश पर भी साफ दिखता है। उन्हें शुरू से ही एक शासक के तौर पर देखा गया, किसी की पत्नी या बेटी के तौर पर नहीं। अच्छा। इसीलिए जैसा कि स्रोत बताते हैं, उन्हें सिर्फ रानी वाले तौर तरीके नहीं सिखाए गए, बल्कि एक योद्धा की पूरी ट्रेनिंग दी गई। घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी से लेकर सैन्य रणनीति और कूटनीति तक हर विधा में उन्हें पारंगत किया गया। और ये ट्रेनिंग कितनी जरूरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि उल्लाल एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक बंदरगाह था। बिल्कुल। काली मिर्च, अदरक, चावल, इन सब का बड़ा व्यापार होता था। तो पुर्तगालियों की नजर इस पर बहुत पहले से थी। जब अब्बक्का ने गद्दी संभाली, पुर्तगालियों ने उनके सामने वही सीधी मांग रखी जो वो बाकी सबसे कर रहे थे। टैक्स दो वरना। हमारे कार्ता सिस्टम को मानो, हमें टैक्स दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये एक तरह से मतलब किसी भी राज्य की संप्रभुता पर सीधा हमला था। पुर्तगालियों का कहना था कि समुद्र हमारा है और अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो हमें कीमत चुकानी होगी। और ज्यादातर छोटे राज्य तो झुक गए थे इस दबाव में। हाँ, झुक गए थे। लेकिन अब्बक्का का जवाब, जैसा स्रोत में बताया गया है, बहुत साफ और दृढ़ था। उन्होंने कहा, ये हमारी जमीन है, ये हमारा समुद्र है, हम किसी को टैक्स नहीं देंगे। और इसी एक इनकार ने आने वाले 40 सालों के संघर्ष की नींव रख दी। बिल्कुल। तो एक तरफ पुर्तगालियों की विशाल सेना, उनके बड़े बड़े जहाज, उनकी तोपें, और दूसरी तरफ एक छोटी सी रानी का इनकार। मतलब कागज पर तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म थी। सही बात है। लेकिन अब्बक्का के पास एक ऐसा हथियार था जो पुर्तगालियों के पास नहीं था, एक बिल्कुल नई सोच। और यहीं से उनकी गजब की युद्ध रणनीति सामने आती है। ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सैन्य इतिहास में इसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, जब एक कमजोर पक्ष ताकतवर दुश्मन की शक्ति को ही उसकी कमजोरी बना देता है। और पुर्तगालियों की ताकत क्या थी? उनके बड़े भारी जहाज, जिन्हें कैरिक और गैलियन कहा जाता था। इन पर भारी तोपें लगी होती थी और ये समुद्र में किसी तैरते हुए किले की तरह थे।
कोई भी छोटी सेना इनका सीधा मुकाबला करने की सोच भी नहीं सकती थी। और अब्बका ने यही बात समझी। उन्होंने महसूस किया कि ये जहाज ताकतवर तो हैं, लेकिन धीमे भी हैं। हाँ, बहुत धीमे। इन्हें तेजी से मोड़ा नहीं जा सकता और ये उथले पानी में या नदी के मुहानों के पास नहीं आ सकते। तो उन्होंने इसका ठीक उल्टा किया। उन्होंने छोटी, हल्की और बहुत तेजी से चलने वाली नावें बनवाई। और यहीं से कि मतलब एक तरह से शुरुआत हुई नेवल गुरिल्ला वॉरफेयर। बिल्कुल। जमीन पर गुरिल्ला युद्ध तो शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने किया था, लेकिन समुद्र में इस रणनीति को इतने प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना अपने आप में अनोखा था। उन्होंने समुद्र को ही अपना हथियार बना लिया। सही कहा। वो उस तट को, उसकी लहरों को, उसकी चट्टानों को पुर्तगालियों से कहीं बेहतर जानती थी। उनकी रणनीति के कुछ मुख्य तत्व थे जो स्रोत में साफ बताए गए हैं। पहला, समय। वो हमेशा रात के अंधेरे में या भोर के धुंधलके में हमला करते थे। जब पुर्तगाली सैनिक या तो सो रहे होते थे या सबसे कम चौकन्ने होते थे। हाँ। दूसरा, तरीका। उनकी छोटी नावें अचानक पुर्तगाली जहाज के पास पहुंचती, उस पर जलते हुए तीर बरसाती और इससे पहले कि पुर्तगाली अपनी भारी तोपें घुमा पाते, वो नावें वापस अंधेरे में गायब हो जाती। और इसमें एक और बहुत खास चीज का जिक्र है, जलती हुई सामग्री का इस्तेमाल। वो सिर्फ सामान्य तीर नहीं थे। नहीं, उनकी तीरों पर कपड़ा लपेटकर उसे नारियल के तेल में डुबोया जाता था। नारियल तेल बहुत बहुत ज्वलनशील होता है और पानी से आसानी से बुझता नहीं। अच्छा। तो जब ये जलते हुए तीर जहाज की लकड़ी या रस्सियों पर लगते थे तो आग तेजी से फैलती थी। बिल्कुल। उन्होंने एक तरह से स्थानीय संसाधनों को ही हथियार में बदल दिया था। बिल्कुल। ये एक परफेक्ट हिट एंड रन ऑपरेशन था। तेजी से हमला करो, जितना हो सके जहाज को नुकसान पहुंचाओ और वापस अपनी सुरक्षित जगहों पर लौट आओ। और नतीजा ये हुआ कि पुर्तगाली सैनिक एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे थे। वो समझ ही नहीं पाते थे कि हमला कहां से हो रहा है। उनके बड़े बड़े महंगे जहाज समुद्र के बीच में चलने लगे। ये पुर्तगालियों के लिए सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हार थी। उनकी वो जो अजय होने की छवि थी ना, वो टूट रही थी। और ये अब्बका की नेतृत्व क्षमता को भी दिखाता है। वो सिर्फ किले में बैठकर आदेश नहीं देती थीं। कई दस्तावेज ये बताते हैं कि वो खुद इन नावों पर सवार होकर लड़ाई में उतरती थीं। अरे वाह। उन्होंने अपने सैनिकों को ये विश्वास दिलाया कि उनकी रानी उनके साथ लड़ रही हैं, जो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब्बका की ताकत सिर्फ उनकी युद्ध रणनीति में नहीं थी। शायद उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी सेना की बनावट में और उनकी सामाजिक सोच में छिपी थी। ये बात मुझे स्रोत में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। आप उनकी सेना की विविधता की बात कर रही हैं? जी। उस दौर में जब सेनाएं अक्सर धर्म या जाति के आधार पर बनती थी, अब्बका की सेना में हर समुदाय के लोग थे। हिंदू, मुस्लिम, जैन सब एक झंडे के नीचे लड़ रहे थे। हाँ। उनकी नौसेना में ज्यादातर मोगावीरा समुदाय के मछुआरे थे, जो समुद्र को अपनी हथेली की तरह जानते थे। उनके जमीनी सैनिकों में भंड और दूसरे समुदायों के लोग थे। व्यापारी उन्हें आर्थिक मदद देते थे। ये एक तरह का जन आंदोलन था। और ये सिर्फ सामाजिक एकता नहीं थी, ये एक राजनीतिक जरूरत और एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी था। पुर्तगाली फूट डालो और राज करो की नीति में माहिर थे। हाँ, वह हमेशा यही करते थे। उन्होंने गोवा से लेकर कोची तक स्थानीय राजाओं को धर्म, व्यापारिक हितों और पुरानी दुश्मनी के नाम पर आपस में लड़वाया था। लेकिन अब्बका ने एक साझा पहचान बनाई, हम उल्लाल के लोग, जो एक भारी दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने ये समझा दिया कि पुर्तगाली खतरा किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि सबकी आजादी के लिए है। उनकी इस सामाजिक रणनीति ने पुर्तगालियों के सबसे बड़े हथियार को ही बेअसर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गठबंधनों के महत्व को भी समझा। उन्होंने महसूस किया कि पुर्तगालियों से अकेले लड़ना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने कालीकट के शक्तिशाली शासक जामोरिन और बिदनूर के राजाओं के साथ भी गठबंधन बनाया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम भारत के शुरुआती औपनिवेशिक विरोधी गठबंधनों में से एक मान सकते हैं। जामोरिन की नौसेना भी पुर्तगालियों से लड़ रही थी। अब्बका ने इन अलग अलग प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। वो ये समझ रही थी कि पुर्तगाली सिर्फ उल्लाल के लिए खतरा नहीं है। नहीं, वो पूरे भारतीय तट की संप्रभुता के लिए खतरा है। ये संघर्ष कोई 1-2 साल नहीं चला। पुर्तगालियों ने बार बार पूरी ताकत से हमले किए। स्रोत में कुछ प्रमुख लड़ाइयों का जिक्र है जो दिखाती हैं कि ये कितना लंबा और भीषण संघर्ष था। 1555 में पुर्तगाली एडमिरल डोम अल्वारो दा सिल्वेरा को उल्लाल पर कब्जा करने भेजा गया, लेकिन अब्बका की सेना ने उसे बुरी तरह हराया। बिल्कुल। फिर 1568 का हमला तो और भी बड़ा था। इस बार पुर्तगालियों ने जनरल जुआओ पिक्सोटो को एक विशाल बेड़े के साथ भेजा।
उनका मकसद उल्लाल को पूरी तरह तबाह करना था। और इस बार वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं ना? हाँ, इस बार उन्हें शुरुआती सफलता मिली। उन्होंने मैंगलोर पर कब्जा किया और फिर उल्लाल के बंदरगाह में घुसकर शहर को लूट लिया और किले पर कब्जा कर लिया। तो उस वक्त तो सबको लगा होगा कि अब अब्बक्का की कहानी खत्म हो गई। बिल्कुल, वो किले से निकलने में कामयाब रहीं और पास की एक मस्जिद में शरण ली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसी रात, हाँ, उसी रात उन्होंने अपने 200 वफादार सैनिकों को इकट्ठा किया और पुर्तगाली कैंप पर जवाबी हमला बोल दिया। पुर्तगाली जीत का जश्न मना रहे थे, उन्हें हमले की उम्मीद ही नहीं थी। तो इस अचानक हुए हमले में जनरल पिक्सोटो मारा गया। अरे वाह! अब उस सुपर पावर के सदमे की कल्पना कीजिए। जिस जनरल ने उनका शहर जीता था, वो कुछ ही घंटों के अंदर मारा जा चुका था। इसके बाद अब्बक्का ने मैंगलोर पर भी हमला किया और पुर्तगाली एडमिरल मैस्करेनास को भी मार गिराया। पुर्तगालियों को भागना पड़ा। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अब्बक्का को हराना नामुमकिन है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन घटनाओं का जिक्र सिर्फ भारतीय लोक कथाओं में नहीं, बल्कि पुर्तगाली दस्तावेजों में भी मिलता है। वो खुद लिखते हैं कि उन्हें उल्लाल में कितनी भारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसा कि महान कहानियों में अक्सर होता है, अंत दुखद था। हाँ, जो काम पुर्तगालियों की तोपें और तलवारें दशकों तक नहीं कर सकी, वो धोखे ने कर दिया। अब्बक्का को युद्ध के मैदान में कोई नहीं हरा सका, लेकिन उन्हें आंतरिक विश्वासघात का सामना करना पड़ा। उनके पति ने, हाँ, उनके ही अलग हो चुके पति बंगवाड़ी के राजा ने पुर्तगालियों से हाथ मिला लिया। इतिहास में ये पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। महान योद्धाओं को अक्सर बाहरी दुश्मन से ज्यादा अपनों के धोखे का डर होता है। और इसी विश्वासघात की वजह से पुर्तगाली अब्बक्का को पकड़ने में कामयाब हो गए। उन्हें पकड़कर मैंगलोर की जेल में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ भी उनकी हिम्मत देखने लायक थी। स्रोत के अनुसार उन्होंने जेल में भी कभी हार नहीं मानी। नहीं, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि विद्रोह कर दिया और अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। और इसी अदम्य साहस की वजह से उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। पकड़े जाने के बाद भी लड़ते रहना, ये असाधारण हिम्मत को दिखाता है। ये बताता है कि उनके लिए आजादी सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का हिस्सा थी। उन्होंने एक मिसाल कायम की कि हार तब तक नहीं होती जब तक आप लड़ना छोड़ ना दें। और उनकी शहादत ने उन्हें एक लोक नायिका बना दिया। बिल्कुल, जिसकी कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। और आज उनकी विरासत जिंदा है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में वो आज भी देवी की तरह पूजी जाती हैं। हर साल वीर रानी अब्बक्का उत्सव बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है, जिसमें बहादुर महिलाओं को वीर रानी अब्बक्का प्रशस्ति पुरस्कार दिया जाता है। जी, सिर्फ उत्सव ही नहीं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला है। हालांकि शायद उतना नहीं जितना मिलना चाहिए था। हाँ, ये कह सकते हैं। जैसे भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2012 में अपने एक गश्ती जहाज का नाम ICGS रानी अब्बक्का रखा। ये एक बहुत बड़ा और प्रतीकात्मक सम्मान है। सही बात है, आज एक जहाज भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रहा है, जिसका नाम उस रानी पर है जिसने 500 साल पहले यही काम किया था। उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुए हैं और कर्नाटक में उनकी मूर्तियां भी स्थापित हैं। तो ये सभी सम्मान उन्हें दिए गए हैं, फिर भी एक विरोधाभास है ना? हाँ, है तो। इतने सम्मान के बावजूद अगर आप दिल्ली या कोलकाता में बैठे एक आम भारतीय से पूछें, तो शायद उन्हें रानी अब्बक्का का नाम भी नहीं पता होगा। और ये हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है कि हमारी इतिहास की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है और क्या छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, ऐसा क्यों है कि कुछ नायकों की कहानियां राष्ट्रीय बन जाती हैं, जबकि अब्बक्का जैसी नायकों की कहानी एक खास इलाके तक ही सिमट कर रह जाती है। ये सच में सोचने वाली बात है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए अब्बक्का की कहानी हमें क्या सिखाती है? मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ राजाओं ने नहीं लड़ी, रानियों ने भी लड़ी और उसे बचाया है। सही कहा। और अगर हिम्मत, एकता और सही रणनीति हो तो संसाधनों की कमी के बावजूद एक छोटा सा राज्य भी एक महाशक्ति को टक्कर दे सकता है। बिल्कुल। और ये चर्चा श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। हमारे स्रोत का अंत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से होता है। शायद इतिहास के सबसे बड़े नायक पाठ्य पुस्तकों के बाहर मिलते हैं। वाह! ये सोचने पर मजबूर करता है कि रानी अब्बक्का जैसी और कितनी कहानियां हैं जो मुख्य धारा के इतिहास से गायब है, जो शायद हमारे अपने शहरों, गांवों या परिवारों में मौजूद हैं और जिन्हें खोजने